मरी हुई माँ का अनोखा लहंगा। गंगापुर नाम के गांव में सुमन अपनी चाची विनीता के साथ रहा करती थी, क्योंकि कुछ समय पहले एक कार एक्सीडेंट में सुमन के माता पिता का देहांत हो गया था और तभी से सुमन अपनी चाची के साथ रहा करती थी। सुमन की चाची विनीता बहुत ही ज्यादा घमंडी और अत्याचारी थी। विनीता ने सुमन के घर आ जाने के बाद विनीता अपने घर के नौकरों को घर से निकाल देती है और सुमन से दिन भर नौकरानियों की तरह काम करवाने लगती है। विनीता की भी एक बेटी थी जिसका नाम गुनगुन था। गुनगुन उससे बहुत प्यार किया करती थी। तभी एक दिन गुनगुन अपनी माँ से कहती है, मम्मी मुझे एक पिंक कलर का डिजाइनर लहंगा चाहिए। आपको तो पता ही है ना, अनीता आंटी की लड़की की शादी है और आज के फंक्शन में सब पिंक कलर का लहंगा ही पहनने वाले हैं, इसलिए मुझे सबसे महंगा और डिजाइनर लहंगा चाहिए। अरे क्यों नहीं मेरी बच्ची, मैं तुझे सबसे महंगा और डिजाइनर लहंगा दिलवा दूंगी, ठीक है। तभी गुनगुन खुश होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद विनीता गुनगुन को लहंगा दिलाने के लिए मार्केट जा रही थी। तभी सुमन अपनी चाची से कहती है, चाची जी आप मार्केट जा रही हैं तो मेरे भी कपड़े पुराने और फट गए हैं, तो क्या आप मेरे लिए भी कोई सस्ता सा कपड़ा ले आओगी? वैसे तो अनीता आंटी के बेटी के फंक्शन में सबको तो लहंगा पहनकर ही जाना है, तो क्या आप कोई सस्ता सा लहंगा मेरे लिए भी ले आओगी आंटी? हाँ सही कहा तूने, अनीता आंटी की बेटी के फंक्शन में सबको लहंगा पहनकर ही जाना है, लेकिन तुम्हें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ केवल मैं और मेरी बेटी ही जाएंगे, इसलिए मैं अपनी बेटी को ही लहंगा दिलवाने जा रही हूँ। इसलिए तेरे पास जो भी फटे पुराने कपड़े हैं ना, उसी को पहनकर गुजारा कर, समझी? और यहाँ खड़ी होकर जवान मत चला, जाकर अब घर की साफ सफाई कर। ऐसा कहकर विनीता गुनगुन को लेकर मार्केट चली जाती है और बेचारी सुमन घर का सारा काम करने लग जाती है। काम खत्म करके सुमन अपने माता पिता की तस्वीर के पास जाकर रोने लगती है और बोलती है, माँ चाची मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? वह हमेशा मुझ पर ऐसे अत्याचार क्यों करती है? मुझे बस एक टाइम का ही खाना खाने के लिए देती है और वो भी बचा खुचा, और आपकी बेटी को फटे पुराने कपड़े देती है और अब तो वो कपड़े भी घिसकर फट चुके हैं, और दिन भर मुझसे घर का सारा काम करवाती है। और माँ मैं तो अब अनीता आंटी के फंक्शन में भी नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ पर सब लहंगा पहनकर जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो कोई लहंगा ही नहीं है। लेकिन मेरा भी बहुत मन है लहंगा पहनकर जाने का, लेकिन चाची ने साफ साफ मना कर दिया कि वो मेरे लिए लहंगा नहीं लेकर आएगी। सुमन ऐसा कहकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी शाम हो जाने के बाद गुनगुन वो डिजाइनर लहंगा पहनकर विनीता के साथ फंक्शन में जा रही थी। तभी सुमन कहती है, चाची जी आप फंक्शन में जा रही हैं तो आपको शायद आने में देर हो जाएगी, तो क्या आप मुझे शाम का खाना दे सकती हैं खाने के लिए? मम्मी ये मनहूस लड़की ना हमेशा हमारा काली बिल्ली की तरह रास्ता काट देती है। हम लोग कितने खुशी से जा रहे थे और इसको इसके खाने की परी है। अरे एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। और मम्मी अब आप इसे खाना देने में टाइम लगाओगी, हम लोग पहले ही लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो। अरे हाँ मेरी बच्ची, इस मनहूस लड़की ने तो मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। क्यों रे सुमन, अगर तू आज खाना नहीं खाएगी तो क्या मर जाएगी? और वैसे भी हम दोनों माँ बेटी ने पिज्जा मंगा कर खाया था, इसलिए आज कोई खाना नहीं बना है, तो मैं अब तुझे खाने के लिए क्या दूं? मम्मी जो कल आपने टॉमी के लिए रोटी डाली थी वही लाकर इस मनहूस को दे दीजिए। हाँ ये सही कहा तूने। चल सुमन तू भी क्या याद रखेगी, क्योंकि टॉमी ने आज वो रोटी नहीं खाई है, इसलिए तुम वो रोटी लेकर खा लेना। अब चल जा यहाँ से। ऐसा कहकर विनीता और गुनगुन वहाँ से चली जाती है। सुमन को उनकी बातें सुनकर बहुत दुख होता है और तभी सुमन बहुत रोती है और अपनी माँ की तस्वीर के आगे जाकर कहती है, माँ आप तो सब देख रही हो ना,
चाची मुझ पर कितना जुल्म कर रही है, मुझसे घर का सारा काम करवाती है और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। उन्होंने मुझे टॉमी की जूठी रोटी खाने के लिए कहा है। मैं टॉमी की जूठी रोटी कैसे खा सकती हूँ माँ? और वहाँ चाची और गुनगुन शादी के फंक्शन में कितना एंजॉय कर रही होंगी, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान खा रही होंगी, और मुझे यहाँ टॉमी की जूठी रोटी खाने के लिए मिल रहा है। मैं कितनी बदनसीब हूँ माँ। ऐसा कहकर सुमन अपनी माँ की तस्वीर के आगे जोर जोर से रोने लगती है। तभी सुमन की माँ की तस्वीर से एक आवाज आती है, मेरी प्यारी बच्ची, तुम इस तरह से मत रो। मुझसे तुम्हारा इस तरह से रोना नहीं देखा जा रहा, और मैं सब जानती हूँ बेटी कि विनीता और गुनगुन तुझ पर कितना अत्याचार करते हैं, तुझसे घर का सारा काम करवाते हैं। लेकिन मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम अनीता आंटी के फंक्शन में जरूर जाओगी। लेकिन माँ, मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास कोई लहंगा नहीं है। आप तो सब देख रही हो ना माँ कि मेरे पास कैसे फटे पुराने कपड़े हैं, और मैं इन कपड़ों में वहाँ पर कैसे जा सकती हूँ। हाँ हाँ मेरी बच्ची, मुझे सब कुछ पता है, मैं सब देख रही हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें एक पिंक कलर का अनोखा जादुई लहंगा देती हूँ। माँ, क्या आप सच कह रही हो? क्या आप मुझे पिंक कलर का जादुई अनोखा लहंगा दोगी? आप बहुत अच्छी हो माँ, और एक माँ ही अपनी बेटी के दुख और दर्द को समझ सकती है, क्योंकि इस दुनिया में माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। तभी सुमन की माँ वहाँ जादू से एक पिंक कलर का सुंदर सा लहंगा प्रकट कर देती है और कहती है, सुमन बेटा, एक बात याद रखना, मैं तुम्हें यह पिंक कलर का जादुई लहंगा दे तो रही हूँ, लेकिन यह लहंगा विनीता और गुनगुन के हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जब तुम शादी के फंक्शन में वहाँ जाओगी तो तुम्हें वहाँ कोई भी पहचान नहीं पाएगा। अपनी माँ की बात सुनकर सुमन समझ जाती है, और सुमन वह पिंक लहंगा देखकर बहुत ही खुश होती है। और जैसे ही सुमन वह पिंक कलर का लहंगा पहनती है, वैसे ही सुमन एकदम बदल जाती है। वह नौकरानी से एक राजकुमारी में बदल जाती है। तभी सुमन वह जादुई लहंगा पहनकर खुशी खुशी अनीता आंटी के फंक्शन में जाती है। उस फंक्शन में जाने के बाद हर किसी की नजर उसी पर होती है और सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन कोई भी सुमन को पहचान नहीं पाता है। मम्मी, पता नहीं ये लड़की कहाँ से आई है, और मैंने तो इतना महंगा और डिजाइनर लहंगा खरीदा ताकि मैं अपने दोस्तों को जला सकूं कि मुझसे महंगा लहंगा कोई नहीं खरीद सकता और मुझसे खूबसूरत भी कोई नहीं लग सकता, लेकिन उस लड़की ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। गुनगुन बेटी, लेकिन उस लड़की का लहंगा कितना सुंदर लग रहा था, और ऐसा लहंगा मैंने आज तक नहीं देखा, और ऐसा लहंगा तो मैंने आज तक नहीं देखी, और वो ऐसी लग रही थी कि जैसे किसी महल की राजकुमारी आई हो। मम्मी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बिल्कुल वैसा ही लहंगा चाहिए जैसा वो लड़की पहनकर आई थी। तभी गुनगुन और विनीता की बातें सुमन सुन रही थी, और उनकी बातें सुनकर सुमन बहुत हंसती है और कहती है अरे, अब इन लोगों को तो पता ही नहीं कि वह खूबसूरत राजकुमारी जैसे दिखने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, और गलती से यह बात चाची और गुनगुन को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। चलो, अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मैं अब अपने जादुई लहंगा पहनकर खाना भी मांग सकती हूँ। ऐसा कहकर सुमन वह जादुई लहंगा पहनकर स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना मांगती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बताया था कि यह लहंगा जादुई है और इसे पहनकर कुछ भी मांगो तो वह मिल जाएगा। तभी सुमन के सामने बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना आ जाता है। उसी समय गुनगुन वहाँ से गुजर रही होती है, और तभी गुनगुन सुमन को वह लहंगा पहने हुए देख लेती है, और उसे पता चल जाता है कि सुमन के पास कोई जादुई लहंगा है। तभी गुनगुन जाकर यह बात अपनी माँ को बताती है। सब कुछ सुनने के बाद विनीता कहती है, अरे गुनगुन बेटी, क्या तू सच कह रही है? क्या उस मनहूस लड़की के पास कोई जादुई लहंगा है? अब हमें उस मनहूस लड़की के पास से वह जादुई अनोखा लहंगा चुरा लेना चाहिए, क्योंकि उस पर सिर्फ तेरा ही हक है, और उस लहंगे से हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे।
ऐसा कहकर विनीता रात होने का इंतजार करती है और जब रात हो जाती है वह जादुई पिंक कलर का लहंगा चुरा लेती है। जैसे ही गुनगुन उस लहंगे को पहनती है तो गुनगुन बहुत ही बदसूरत और काली हो जाती है। तभी उस जादुई लहंगे से आवाज आती है विनीता और गुनगुन, तुम दोनों बहुत ही बुरी और लालची इंसान हो। यह जादुई लहंगा तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि यह जादुई लहंगा सिर्फ अच्छे और नेक लोगों के पास ही होता है। इसलिए तुम्हारी बेटी अब हमेशा के लिए ऐसे ही बदसूरत रहेगी। इसलिए तुम्हारी बेटी हमेशा के लिए ऐसे ही बदसूरत रहेगी। तभी विनीता और गुनगुन जोर जोर से रोने लग जाती है। उन दोनों की रोने की आवाज सुनकर सुमन की आंखें खुल जाती है और जब वह बाहर आकर देखती है तब उसे पता चलता है कि उसकी चाची और गुनगुन के पास उसका जादुई लहंगा है। और यह देखकर सुमन हैरान हो जाती है और वह कहती है, चाची जी, यह जादुई लहंगा मुझे मेरी मरी हुई माँ ने दिया है और उन्होंने कहा था कि यह लहंगा आप दोनों के हाथ नहीं लगना चाहिए। इसलिए मैंने इसे छुपाने की बहुत कोशिश की ताकि आपको कुछ भी पता न चले और आपके साथ कुछ भी अनहोनी ना हो, लेकिन फिर भी आपने इसे चुरा लिया और इसका परिणाम आप लोगों को भुगतना पड़ा। इसलिए गुनगुन अब हमेशा ऐसे ही बदसूरत रहेगी और मैं नहीं चाहती थी कि गुनगुन के साथ ऐसा कुछ बुरा हो। सुमन, मुझे और मेरी बेटी को माफ कर दे बेटा। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए तुम हमें माफ कर दे बेटा। और अब मैं तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह ही मानूंगी, क्योंकि मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मुझे माफ कर दे बेटा। हाँ सुमन, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी तुम्हें कभी अपनी बहन नहीं माना और हमेशा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करती आई हूँ, इसलिए अब तुम भी मुझे माफ कर दो। अब से तुम्हें मैं अपनी सगी बहन की तरह मानूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी विनीता और गुनगुन सुमन से जैसे ही माफी मांगती है, गुनगुन बिल्कुल पहले की जैसी हो जाती है। उसके बाद उस जादुई लहंगे से आवाज आती है, विनीता और गुनगुन, तुमने सच्चे दिल से माफी मांगी है, इसलिए तुम्हारी बेटी पहले की जैसी हो गई है। इसलिए तुम लोग अब सुमन के साथ खुशी खुशी रह सकती हो। इतना कहते ही वह लहंगा वहाँ से गायब हो जाता है और उस लहंगे की वजह से सुमन को चाची और बहन का प्यार मिल जाता है और सुमन को गुनगुन के रूप में एक अच्छी बहन भी मिल जाती है। अब सुमन उन लोगों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लग जाती है। पाखी और तारा दोनों बहुत ही अच्छी सहेली थी। दोनों में बहुत ही घनिष्ठ दोस्ती थी। दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था। दोनों सगी बहनों की तरह मिलजुल कर रहती थी। पाखी और तारा दोनों कंगन बेचने का काम करती थी। पाखी दिखने में बहुत सुंदर थी, वही तारा सांवली और थोड़ी छोटी हाइट की थी, जिसका लोग अक्सर मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन पाखी हर वक्त तारा के लिए ढाल बनकर खड़ी रहती। एक दिन पाखी और तारा कंगन बेचने जा रही थी, तभी उसी गांव की कुछ लड़कियां उसे देखकर कहती हैं, अरे पाखी, ये क्या, तुम अपने साथ इस काली नाटी तारा को लेकर घूमती रहती हो? ये इतनी छोटी है, ये तुम्हारी मदद करने की जगह उल्टा तुम्हें इसका ख्याल रखना पड़ता होगा। हाँ पाखी, थोड़ा ध्यान से देखना, बेचारी कहीं गुम ना हो जाए, छोटी बच्ची जो है ना। तुम्हें हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना ख्याल रखो, समझ गई? और आइंदा मुझे समझाने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम लोगों को ऐसा समझाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगी। तुम सब चलो, निकलो यहाँ से। चलो तारा, क्यों सबसे झगड़ा मोड़ लेती रहती हो? पाखी, उसने गलत ही क्या कहा? अब मैं काली नाटी हूँ तो सब नाटी ही बोलेंगे ना? क्यों कहेंगे? उनको ये हक किसने दिया? यहाँ किसी को भी किसी का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है, और खास करके कोई मेरी सहेली का मजाक उड़ाए, मुझे ये हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों सहेली कंगन बेचने चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहा था। एक दिन तारा का जन्मदिन आया। हैप्पी बर्थडे माय स्वीट हार्ट, तुम जियो हजारों साल। थैंक यू पाखी, काश हम लोगों के भी माँ बाबा जिंदा होते, फिर कितना मजा आता ना, हम सब साथ में मिलकर बर्थडे मनाते। वो तो है,
पर छोड़, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। आई लव यू तारा, तुम मेरे लिए मेरे अपनों से बढ़कर हो। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम मेरी दोस्त हो। तारा, आखिर तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन। मुझे आज भी याद है कैसे तुम बचपन में खुद भूखी रहकर मुझे अपने हिस्से का भी खाना दे दिया करती थी। तुमने भी बहुत कुछ किया है मेरे लिए। अगर उस दिन तुमने मुझे उस कचरे के डब्बे से उठाकर अपने साथ अपने घर नहीं लाती तो शायद आज मैं इस दुनिया में नहीं होती। मैं आज जो भी हूँ सब तुम्हारी वजह से हूँ। भगवान ने उस दिन तुम्हें मुझसे मिलाकर मुझे एक नई जिंदगी दी। उस दिन तुम मुझे मिली और फिर हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होता चला गया। हाँ, और आगे और भी अच्छा होने वाला है। अच्छा तारा, मैंने आज तेरे जन्मदिन पर तेरे लिए एक बहुत ही खास तोहफा लेकर आई हूँ। ये देखो, ये एक जादुई सैंडल और कंगन है। इस कंगन को पहनते ही तुम बहुत ही सुंदर हो जाओगी और इस सैंडल को पहनते ही तुम्हारी हाइट भी बहुत अच्छी हो जाएगी और फिर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी। तारा खुशी खुशी उस कंगन और सैंडल को पहन लेती है। तभी एक चमत्कार होता है और तारा बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। अरे वाह पाखी, मैं तो सच में बहुत सुंदर हो गई। ये तो वाकई जादुई कंगन और सैंडल है। आखिर ये तुम्हें कहाँ से मिली? आज शाम को मेरी दुकान पर एक परी आई थी, मैंने उन्हीं से ये तेरे लिए लिया है। थैंक यू सो मच पाखी, सच में तुम मेरे लिए कितना सोचती हो। और फिर दोनों कंगन बेचने चले जाते हैं। पाखी, तुम यही दुकान का ध्यान रखो, मैं पानी लेकर आती हूँ। पीने का पानी खत्म हो गया है। तारा पानी लेने झरने पर चली जाती है। तभी वह देखती है पानी में से कोई मदद के लिए पुकार रहा है। बचाओ बचाओ। तारा बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद जाती है और तैरकर उसे बचा लेती है। अरे तुम तो बहुत बहादुर हो, तुमने तो मुझे एक झटके में यूं पानी से बाहर निकाल दिया। मुझे तो लगा मैं तो अब डूब ही जाऊंगा। मरने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाकर मरो। पानी में डूबकर पानी को क्यों गंदा करना चाह रहे हो? हम गांव वाले इसी पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। अरे आपसे ये किसने कहा कि मुझे मरने का शौक है? वो तो मेरा पैर फिसल गया था, वरना मरना वर्ड तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। बाय द वे, माय नेम इज विशाल पांचाल एंड यू? तारा बिना उसकी बातों का जवाब दिए वहाँ से मटका लेकर चली जाती है। हे सुनो तो, अपना नाम तो बताती जाओ। हेलो हेलो, ये तो अपना कंगन भी यहीं छोड़ के चली गई। अरे अपना कंगन तो लेती जाओ। विशाल को तारा से उसे देखते ही उससे प्यार हो जाता है। आँखों में वही सादगी, दिल में प्यार। मुझे बरसों से जिस लड़की की तलाश थी, ये वही लड़की है। मैं इसे हर हाल में पाकर रहूंगा। उधर तारा पानी भरकर अपने घर चली जाती है। विशाल तारा को ढूंढते जा रहा होता है। तभी एक तेज गाड़ी उसकी तरफ आ रही होती है। पाखी उसे देखकर उसे बचाने के लिए उसे दूसरी तरफ धक्का दे देती है और विशाल दूसरी तरफ जा गिरता है। ओ हेलो मिस्टर, देख कर नहीं चल सकते क्या? अंधे हो या जिंदगी से प्यार नहीं रहा? हाँ, प्यार को ही तो ढूंढने आया हूँ मैं। क्या? कुछ नहीं, मैं ये बोल रहा था कि आपके गांव की सारी लड़कियाँ क्या इतनी ही खूबसूरत होती है? पाखी शर्मा जाती है और बोलती है, शहर का हर लड़का क्या आपकी तरह मासूम और भोला होता है? आप मेरा डायलॉग मेरे ऊपर ही बोल रही हो। वेरी स्मार्ट। आप मेरा एक काम करोगी? मैं इस शहर में किसी को नहीं जानता। क्या आप मुझे अपने गांव में कहीं एक रूम दिलवा सकती हो? या आप मुझे उस कंगन वाली लड़की से मिलवा दोगी जिसकी मुझे तलाश है? बहुत तेज हो, लड़की देखी नहीं कि मेरे घर तक पहुंचने का ख्वाब देख लिया। जाओ जाओ, ये पूरा गांव ही कमरे से कम नहीं है। किसी भी पेड़ के नीचे रात गुजार लेना। जी धन्यवाद, वैसे मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। पाखी को विशाल पहली नजर में ही अच्छा लगने लगता है। तभी उधर से तारा आती है। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अगले दिन जब तारा कंगन बेच रही होती है तभी विशाल वहाँ आता है। अच्छा, तो तुम यहाँ कंगन बेच रही हो और मैंने पूरे गांव में तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मेरा इस तरह पीछा करने का क्या मतलब है? देखो मिस, जो भी हो, पहली बात तो ये, आपका कंगन उस दिन नदी के किनारे छूट गई थी, वो देनी थी। और आपने जो उस दिन मेरा दिल चुरा कर अपने साथ ले आई, वो आपसे वापस लेना था।
क्या मतलब? देखो, तुम कौन हो, क्या करती हो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जब से तुम्हें देखा हूँ तब से किसी और को देख ही नहीं पा रहा हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देखो, मेरा इस दुनिया में मेरी बहन के सिवा कोई नहीं है। मैं अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं कर सकती। मैं उससे इस बारे में पूछकर बताऊंगी। ओके बाबा, तुम जितना चाहो उतना वक्त ले लो, मैं तुम्हारे लिए इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। और तारा फिर उसे विशाल के बारे में बताती है। ये सुनकर पाखी के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि वो भी विशाल को पसंद करती थी। और वो हिम्मत करके बोलती है, ए मिस्टर, मैं तुम जैसे लड़कों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। जहाँ लड़की देखी नहीं कि उसके दिल के साथ खेलने आ जाते हो। क्या देखकर तुमने तारा को शादी के लिए प्रपोज किया है? तारा सुंदर है इसलिए ना? तो 1 मिनट रुको। इतना बोलकर पाखी तारा से जादुई सैंडल और जादुई कंगन लेकर जला देती है। कंगन और सैंडल जलते ही तारा फिर से काली और नाटी हो जाती है। फिर पाखी बोलती है, ये है मेरी बहन की सच्चाई। अब बताओ, क्या अब भी तुम इससे शादी करोगे? नहीं ना, मैं जानती थी तुम सारे लड़के एक जैसे ही होते हो। चलो तारा। 1 मिनट रुको पाखी, मैंने तारा को दिल से अपनाया है। मुझे उसकी सुंदरता से कोई लालच नहीं है। अच्छा हुआ तुमने मुझे तारा की सच्चाई बता दी। मेरे दिल में तारा के लिए अब तो और भी ज्यादा प्यार बढ़ गया है। तारा, मैं तुम्हारे सूरत से नहीं बल्कि तुम्हारे सीरत का कायल हूँ। और पाखी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी तुम्हारी बहन को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। मुझे कोई भी जादुई सैंडल और कंगन की जरूरत नहीं है। विशाल की बात सुन के पाखी कहती है, मुझे माफ कर दो विशाल, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम मेरी प्यारी दोस्त के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। और फिर बड़ी धूमधाम से तारा और विशाल की शादी हो जाती है। मेरी प्यारी दोस्त, ये लो तुम्हारा तोहफा, जादुई सैंडल और कंगन। हाँ, मेरी तरह से तुम्हारे शादी का तोहफा है। मैं नहीं चाहती कि फिर से तुम्हें कोई काली और नाटी बोलकर चिढ़ाए। इसके बाद तारा पाखी के गले लगकर उससे विदा लेती है और अपनी शादीशुदा जीवन विशाल के साथ सुखमय पूर्वक व्यतीत करती है। फिर कुछ दिनों बाद विशाल के दोस्त से पाखी की शादी हो जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।